हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एनसीईआरटी का फैक्ट। दोस्तों यहाँ से जो कि आपको 15 नंबर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आपको पता ही होगा कि फॉर्म तो आ चुके हैं, सभी लोग अपना फॉर्म फिल कर चुके होंगे और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली सीटेट का एनसीईआरटी नोट्स आपको कराया जाएगा और ये जो फैक्ट हैं दोस्तों, फैक्ट से हूबहू प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी का ईवीएस है, ईवीएस से 5 कक्षा और 4 कक्षा और 3 कक्षा, इन्हीं 3 कक्षाओं से मेन प्रश्न आपके बनते हैं और यहीं से 15 नंबर के प्रश्न बनते हैं। और 15 नंबर का जो होता है आपका पेडागोजी आता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और चलिए हम लोग आज जो है कि सबसे पहला चैप्टर कक्षा 5 का स्टार्ट करेंगे। और कभी अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर कहीं आपको प्रश्न मिलता है तब आपको समझ में आएगा कि इस फैक्ट का क्या मतलब है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग जो कक्षा 5 है, कक्षा 5 का पहला चैप्टर यहाँ मिलेगा, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, तो आप देखते होंगे दोस्तों, चींटियाँ क्या होती हैं, एक रास्ते बनाते हुए चलती हैं, यानी एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी लगी रहती है। तो इसी तरह की इसमें एक कहानी दी गई है और उस कहानी में क्या निचोड़ है, उस निचोड़ को अलग अलग करके हूबहू एकदम बुक से यहाँ पे लगाया गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते चलते ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में 3-4 फैक्ट देगा और उसमें कहेगा कि जो चींटियाँ होती हैं वो रास्ता कैसे ढूंढती हैं। तो वो एक दूसरे को सूंघ करके, कुछ चींटियाँ ऐसा पदार्थ छोड़ती जाती हैं जिसे चींटियाँ सूंघ करके वो रास्ता को क्या कर लेती हैं, ढूंढ लेती हैं, यानी उनको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह के फैक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इसको आप याद रखिए। अब आगे चलते हैं और अगला देखेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ही मज़ेदार फैक्ट्स है और यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, कुछ नर कीड़े भी होते हैं, जो कुछ नर कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर गंध से ही पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे वो कीड़ा है क्या, रेशम। क्या है, रेशम। रेशम का जो कीड़ा है दोस्तों, वो क्या करता है, अपनी मादा को पहचान लेता है और उसकी गंध से, यानी उसके शरीर की खुशबू से उसको पहचान लेता है कि वो कई किलोमीटर दूर भी है, तब भी वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है। फिर देखिए, जैसे आप अभी कभी ये सोचते होंगे कि ये जो मच्छर होते हैं, अगर हम कहीं कोने में भी बैठे रहते हैं तो मच्छर आकर के हमें ही क्यों काटते हैं। तो मच्छर भी क्या करते हैं, मच्छर को भी एक तरीका होता है उनके काटने का, और वो कैसे हमको ढूंढ लेते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बात किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे, तो क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। सभी लोग परेशान हो जाते हैं मच्छर से। ठीक है, सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो देखिए फैक्ट ये है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। तो फैक्ट में देगा कि मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं, तो हमारे पैरों की तलवे की गर्मी से और शरीर की गर्मी से वो लोग हमको क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर इतना चालाक होते हैं कि वो सूंघ कर हमको ढूंढ लेते हैं और हमारे यहाँ करके हमको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला फैक्ट जो है वो है, क्या तुमने कभी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है। देखिए जो कुत्ता होता है वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कुत्ते को आपने देखा होगा, खुद आप देखे होंगे कि कुत्ता जो है कि हमेशा चारों तरफ क्या करते हैं, सूंघते रहते हैं। क्यों सूंघते रहते हैं, क्या कारण है। तो देखिए ये जो है कि इसका फैक्ट इसमें दिया गया, क्या आपने कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है, सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट जो है, सड़कों पर कुत्तों के भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया है। ठीक है, चाहे आया था।
आप देखते होंगे अगर किसी बाहरी इलाके का कुत्ता आ जाता है तो अगर आपके गांव का कुत्ता है तो वो उसको क्या देखते ही भौंकने लगता है, क्योंकि वो जान जाता है, उसके मल मूत्र और उसके गंध से जान लेता है कि ये किसी दूसरे इलाके का कुत्ता यहाँ पे क्या है, हमारे गांव में चाहे हमारे इलाके में आ चुका है। तो इस तरह के जो कुत्तों की कुछ खासियत तो होती है। अब देखेंगे अगला फैक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों अगला फैक्ट, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी आंखें क्या होती है, सर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, जिनकी आंखें क्या होती हैं, सिर के दोनों तरफ, यानी सिर के दोनों तरफ अगर आंखें हैं तो वो एक ही समय में दो वस्तुओं पर नज़र डाल सकेगा, यानी एक आँख से दूसरे वस्तु को और एक आँख से दूसरे वस्तु को देख सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सामने देखते हैं, अगर सामने भी देख रहे हैं तब भी दो वस्तुओं को अलग अलग देख सकते हैं। फिर तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह आप देखते हैं दोस्तों, हमेशा क्या मुड़ी इधर उधर वो करती रहती है, अपना गर्दन घुमाती रहती है। तो ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, यानी जिन जानवरों के यानी जिन पक्षियों के क्या गर्दन चारों तरफ घूम नहीं, आप पुतली आँखों की घूम नहीं सकती। जो आँखों की पुतली है, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी घूम नहीं सकती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा करके वस्तुओं को देखते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए मुर्गी है, तो मुर्गी की जो पुतली होती है दोस्तों ये घूम नहीं सकती है। तो जब ये घूम नहीं सकती तो ये अपनी गर्दन क्या करते हैं, चारों तरफ घुमा घुमा करके वस्तु को देखते हैं। तो आपको मुर्गी चरते हुए आपको देखना चाहिए, जिससे आपको एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कभी दोस्तों आप देखते होंगे जो मुर्गी का बच्चा है या जो चूजा है अगर नीचे चर रहा होता है तो अचानक से एक चील या एक बाज आता है और अचानक से आपके पक्षियों को यार नीचे रोटी ही रख देते हैं, तो उसको उठा करके तुरंत क्या लेके चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उतना ऊपर उड़ता हुआ बाज चील को कैसे यह पता चल जाता है कि नीचे कौन सी वस्तु है? ठीक है, तो इसका भी एक फैक्ट है दोस्तों कि यहाँ जो आप देखेंगे चील, बाज और गिद्ध, जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। ठीक है, हमसे 4 गुना दूर तक वो देख सकते हैं। अगर कोई भी वस्तु अगर हमको 2 मीटर पर दिखाई देती है तो उनको वो चीज़ें क्या होंगी, 8 मीटर दूर से ही दिखने लगेंगी। ठीक है, अगर हमको कोई वस्तु क्या 2 मीटर पे दिखाई दे रही है तो उसका 4 गुना यानी 2 चौको 8 मीटर से ही उनको दिखाई देने लगेगी। इसीलिए ज़्यादा ऊपर उड़ते हुए भी चील, बाज और ये आपके गिद्ध नीचे छोटी वस्तु को भी देख पाते हैं। तो ये फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से जो है कि कंसेप्ट से प्रश्न बनते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, आप अगर पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो आप क्या करिए, सीटेट के ईवीएस का क्वेश्चन खोजिए, उस क्वेश्चन में देखिए इस तरह के फैक्ट एकदम हूबहू पूछे जाते हैं। मैं भी दोस्तों जब पहली बार इसको पेपर को दिया था तब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये प्रश्न आते कहाँ से हैं। फिर मैं जो है कि एक बुक देखा और उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ा तो उसमें देखा हूबहू सारे फैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उसी समय मैं क्या किया था, पूरी रात जग जग करके डेली मैं क्या करता था, अपने हाथों से पूरे नोट्स को लिखा हुआ हूँ। हमारे पुराने जो वीडियो है उसमें आपको पुराना हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मेरा जो है कि सीटेट उसके बाद तो नहीं निकला था, लेकिन उसके बाद पढ़ने के बाद मेरा जो सीटेट है उसके बाद निकल गया था और अच्छे खासे ईवीएस में नंबर भी आए थे। इसीलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, आप इसी तरह जो है कि आप इसको तैयारी करिए, उसके बाद प्रश्नों के सेट लगाइए, देखिए आपको आसानी से जो है कि आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस तरह बिना फैक्ट पढ़े अगर आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा और आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो आप पूरे इस एनसीईआरटी का जो मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ इसको आप एक बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और उसके बाद प्रश्न लगाइए, देखिए आपके प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं और अगला जो है कि देखते हैं। तो याद रहेगा कि चील, बाज और गिद्ध हमसे कितना 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मज़ेदार बातें देखेंगे दोस्तों। देखिए जो जानवर क्या करते हैं, दिन में जागते हैं। ठीक है, जो जानवर दिन में जागते हैं उनको तो जाहिर सी बात है कलर दिख जाता है। जैसे ये मनुष्य है तो मनुष्य को कलर दिख जाएगा, और ये मान लीजिए जो चिड़ियाएँ हैं इनको भी हल्का फुल्का कलर दिखेगा। जैसे ये कुत्ता
कुत्ता को देखेंगे तो लगभग कुछ एक ही कलर लगभग दिखेगा, चाहे जो जानवर है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। हमको तो ये दुनिया पूरी रंग बिरंगी दिखाई देती है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको कुछ विशेष कलर ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर कुछ बात करें दोस्तों तो दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। यानी जो दिन में जानवर जागते हैं, जैसे कुत्ता दिन में जागता है, बिल्ली जागती है, इस तरह के जो जागते हैं उनको कुछ कलर तो दिखाई देते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ठीक है, मेन फैक्ट यही है। देखिए मेन फैक्ट क्या है, पूछेगा कि दिन में जागने वाले जानवरों को रंग दिखाई देते हैं, कुछ रंग दिखाई देते हैं। फिर कहेगा उसी फैक्ट में पूछेगा कि रात में जागने वाले जानवरों को कैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, किस कलर की दिखाई देती हैं, तो हमेशा क्या बताएंगे, सफ़ेद और काली। जो दिन में जागते हैं उनको तो कुछ कलर दिखाई दे देगा, लेकिन जो जानवर केवल रातों में जागते हैं उनको केवल काली और सफ़ेद वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये फैक्ट याद रखिए, और इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप आसानी से इसको कर जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला जो है कि हम लोग फैक्ट देखते हैं। अब देखिए इस तरह का दोस्तों, अगर आप क्या करिए, एक डेस्क है, डेस्क पे कान लगा करके अगर हम लोग अगर हथेली से पीटते हैं तो एक कंपन से आवाज़ हमको सुनाई देती है। ठीक है, जैसा कि इसको आप देख सकते हैं, एक बार डेस्क को बजाओ कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ और एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क को क्या करो, बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? तो ये जो है कि दोस्तों, जिस प्रकार अगर हम लोग कान को लगाते हैं, अगर पीटने पर एक कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन से हमको सुनाई देता है, उसी प्रकार सांपों के बारे में भी कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ये जो सांप है, सांप के तो कान ही नहीं होते हैं, लेकिन ये कैसे सुनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं, यानी कंपन से सुनते हैं, उसके बाहरी कान नहीं होते। सांप के क्या होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं, और ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह क्या करता है, सुन पाता है। तो अगर सांप से रिलेटेड अगर आपको जानकारी है कि सांप क्या करता है, अगर कहेगा कि सांप के बाहरी कान होते हैं तो जाहिर सी बात है उसको क्या मारिए, सीधे गलत मारिए। अब देखिए जब तक आप पढ़े रहेंगे तब ये कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें फैक्ट लिखा गया है कि सांप के जो है बाहरी कान नहीं होते हैं, वो क्या होता है, ज़मीन पे हुए कंपन को ही क्या करता है, सुन पाता है। तो जब तक आप एनसीईआरटी का फैक्ट पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले आपको फैक्ट पढ़ना है, उसके बाद सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगले फैक्ट पे चलते हैं और अगला देखते हैं, अगला जो है कि क्या जानकारी है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि कुछ जानवरों की जो आवाज़ें होती हैं दोस्तों अलग अलग होती हैं, और बहुत से जानवर जो होते हैं अपनी आवाज़ों का उपयोग संकेतों के रूप में करते हैं, चाहे अपने बीच बातचीत के रूप में ही करते हैं। जैसे हम लोगों की एक भाषा होती है बातचीत करने की, उसी प्रकार जानवरों को भी एक क्या होती है, भाषा। इसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है दोस्तों। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ही प्रयोग करके सिद्ध किया है। तो इसको देखेंगे, और यहाँ पे जो आवाज़ें अलग अलग हैं, ये एक छोटा सा उसी चैप्टर में आपका दिया गया है, और वहीं से मैं इसको उठाया हूँ एकदम हूबहू, और यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कहता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत। यानी अगर कोई लंगूर है, पेड़ पे बैठा है, जैसे आप देखिए लंगूर है, पेड़ पे क्या है, बैठा हुआ है, अगर इसके पास कोई मुसीबत आती है, अब मुसीबत के रूप में इसका क्या, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, हाथी हो सकती है, और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर वह अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। देखिए, जिस प्रकार लंगूर के पास कोई अगर खतरा आता है तो वो ऐसी आवाज़ निकालेगा जिससे उसके साथियों को पता चल जाएगा। उसी प्रकार कुछ पक्षियाँ भी होते हैं, वो भी इसी तरह कुछ करते हैं, यानी वो भी सचेत करते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षियाँ जो होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन। ठीक है, जो दुश्मन पक्षियों के लिए उड़कर आने वाले रहेंगे उनके लिए उनकी आवाज़ें क्या होंगी, अलग होंगी, और एक तरह की आवाज़ें, और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ें। ठीक है, देखो
क्या कह रहा है कि अगर दोस्तों अगर उड़कर कोई पक्षी आ रहा है, ठीक है, अगर उड़कर आने वाले दुश्मन है पक्षी के लिए, ऐसे जानवर जो उड़कर आने वाले हों तो उनके लिए एक तरह की आवाज़ होती है, और जो ज़मीन पर चल कर आएंगे और उनसे खतरा रहेगा पक्षियों को तो उनके लिए क्या दूसरी तरह की आवाज़ें होती हैं। ठीक है, यानी पक्षियों की क्या होती है, अलग अलग आवाज़ें होती हैं और अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ देखेंगे मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है, अगर मछली पे भी कोई खतरा आ जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक अलग तरीके की मछलियाँ क्या करती हैं, बिजली तरंगे छोड़ती हैं, जिससे मछलियों को पता चल जाता है कि हमारे पे क्या मुसीबत आने वाली है। जैसे ही आप क्या करते, मान लीजिए आप मछलियों का शिकार करने जाइए, एक मछली को अगर मारिए तो मछली क्या करेगी, झटके से भागेगी और उनसे जो है कि एक बिजली तरंगे उत्पन्न करेगी, जिससे अगल बगल की मछलियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को खतरा है, और इस तरह मछलियाँ भी क्या करती हैं, अपनी जान बचाती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। देखिए कहते हैं लोग जो है कि प्राचीन समय में भी लोग कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, ये तरंगों को बहुत जल्दी भाप लेते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे भूकंप वगैरह आ रहा हो, तो अगर तूफान आने वाला हो, भूकंप आने वाला हो, तो पक्षियों को पहले ही पता चल जाता है और वो अलग तरीके की आवाज़ें निकालने लगते हैं। ठीक है, अलग तरीके की हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। देखिए जो लोग जंगली हैं, यानी जो लोग जंगल में रहते हैं, ठीक है, जो लोग दोस्तों जंगल में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, जितने आवाज़ें हैं पक्षियों की या जानवरों की, वो समझते हैं उन आवाज़ों को, और उनसे उन लोगों को पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है, कि भूकंप आने वाला है। इस तरह की जानकारी उन जंगलों में रहने वाले लोगों को पता चल जाती है। उसी प्रकार दोस्तों अगर बात किया जाए तो भारत में एक बार सुनामी आई थी। ठीक है, सन 2004 दिसंबर में सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने इसका इलाका क्या कर दिया, खाली कर दिया, और इस प्रकार वो लोग अपनी जान को क्या कर लिए, बचा लिए। देखिए अभी मैंने बताया कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो उनकी भाषाओं को समझ जाएंगे और समझते भी हैं। उसी प्रकार जब भारत में दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी, उसी समय अंडमान की एक खास आदिवासी जाति उन भाषाओं को समझ गई कि अब जो है कि भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाला है, तो वो लोग उस इलाका को खाली करके अपने लोगों की और अपनी भी जान उन्होंने बचा ली। इस तरह का ये फैक्ट इसमें दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला देखेंगे हम लोग, अगला फैक्ट क्या होने वाला है। फिर एक बार बता दूं दोस्तों, अगर आप वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए, और इस तरह के फैक्ट आप डेली देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि दोस्तों आज है 1 मई और 1 मई से लगातार आपको इस चैनल पे वीडियो NCERT EVS का मिलने वाला है। जल्द ही दोस्तों हम लोग सीटेट के CDP और मैथ वगैरह के भी वीडियो आप इस पे अपलोड करने लगेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी आप लोग क्या करिए, सीटेट EVS का रिवीजन करिए और इस तरह के प्रश्नों को पढ़ करके जा करके अपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व भी करिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा जब तक हम लोग पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे तब तक आप टोटल 15 नंबर का नहीं कर पाएंगे। तो पूरे चैप्टर को भी आप लोग देखिए और डेली आप वीडियो का वेट करिए, आपको डेली टाइम से वीडियो मिलेगा। और ये जो है कि सीटेट NCERT EVS का आपको कक्षा 5 का है और इसके साथ 4 का भी, 3 का भी, और हर एक चैप्टर का इसी तरह जो है कि निकाल करके दिया जाएगा। अब देखिए डॉल्फिन भी कुछ अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं दोस्तों। ठीक है, जो मछली है डॉल्फिन, ये कुछ अलग तरह की ये भी आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन क्या करती है, बहुत समझदार होती हैं, आपको पता भी है। ठीक है, वैज्ञानिकों को यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी पूरी क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, जैसे सभी जानवर जो बात करते हैं, सभी जानवरों की एक न एक उनकी क्या होती है, एक भाषा होती है, और वो अपने भाषा में अपने आप से बात भी करते हैं। जिस प्रकार डॉल्फिन जो होती है बहुत ही चालाक होती है और ये क्या करती है, इनकी भी एक अलग आवाज़ें निकालती है और अपने दोस्तों से और अपने
सहपाठियों से, जो भी कह लीजिए, अपने मित्रों से ये बात करती है, चाहे अपने परिवारों से ये अलग तरीके आवाज़ निकाल करके क्या करती हैं, बातें करते हैं। अब आगे चलते हैं और देखिए यहाँ से तो एकदम 100% दोस्तों प्रश्न आप समझ लीजिए कि बनते हैं। स्लॉथ से जो दोस्तों, स्लॉथ से आप देखिए 100% मैं बता दूं, स्लॉथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये 5 का जो है कि पहला लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और बनते भी हैं। और ये जो स्लॉथ है, स्लॉथ को तो आप अपने ज़बान पर रट जाइए। अगर आपको सीटेट निकालना है तो जितने सारे एनसीईआरटी के फैक्ट हैं सभी को आपको याद करना होगा। जैसे स्लॉथ यहाँ पे देख रहे हैं, इमेज में स्लॉथ है, ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ठीक है। भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं है। दिन के करीब 17 घंटे, यही इम्पोर्टेंट है। कितने घंटे? 17 घंटे। इस तरह के मेन फैक्टों को याद करिए कि ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं है, और ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटक कर, सिर के उल्टे बल लटक कर मस्ती से सोते हैं, और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर क्या करते हैं? पलते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पेड़ पर दूसरे पेड़ पर जाते हैं, ठीक है। लगभग 40 वर्षों के, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, कितना? 40 वर्ष। ये 17 घंटे क्या करता है? सोता है, और लगभग 40 वर्ष, इसकी उम्र कितनी? 40 वर्ष कि अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। कितने पेड़ों पर घूमते हैं? 8 को। टोटल अपने जीवन में 8 पेड़ों पर दोस्तों ये क्या करते हैं? घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बहुत ही ये आलसी जानवर होता है, ठीक है। बहुत ही ये आलसी जानवर है, ये स्लॉथ है, और ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। और ये 17 घंटे, दिन में लगभग 17 घंटे, ये दिन के करीब 17 घंटे तक पेड़ों से उल्टे सिर लटक करके क्या करता है? सोता रहता है। और जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए दोस्तों ये अपने 40 वर्षों की उम्र में लगभग कितने? केवल 8 पेड़ ही बदलता है। अपने 40 साल के जीवन में केवल 8 पेड़ों पर बस ये आता जाता है, और हफ्ते में ओनली एक बार वो भी शौच करने के लिए उतरता है। सोचिए कितना आलसी जानवर है। और इस आलसी जानवर पे प्रश्न दोस्तों बनते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, और हूबहू एकदम ऐसे ही एनसीईआरटी के प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। तो इसको याद करिए और इस फैक्ट को आप एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे इस तरह के भी प्रश्न जो है कि एक घड़ी बना देगा और घड़ी बना करके आपको देगा। क्योंकि दोस्तों मैं पिछला बार अभी पेपर दिया था तो उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। एकदम हूबहू यही प्रश्न उठा करके देगा। इतना समझ लीजिए कि एनसीईआरटी के जो प्रश्न आएंगे हूबहू एकदम बुक से, एकदम जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, एकदम हूबहू ऐसे ही रहेंगे। बस आपको इधर उधर फैक्ट करके फंसाया जाएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप, हकीकत कहता हूँ मैं, आप बहुत अच्छे तरीके से करके जाएंगे। अगर आप पेडागोजी सही कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी ये वाला पढ़ लेते हैं, तो आपके 30 में 30 भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 30 से कम आ सकते हैं, लेकिन 30 भी आ सकते हैं। 25 तो एकदम नॉर्मल है कि आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आने। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए अभी हमने पढ़ा कि स्लॉथ कितना सोता है? 17 घंटे। 17 घंटे लगभग 17 घंटे सोता है। और अगर एक घड़ी को बांट दिया जाए, अगर एक घड़ी को क्या कर दिया दोस्तों, 12 खानों में बांट दिया जाए, तो एक खाना कितने का होगा? 2 घंटे का। कितने? 2 घंटे का। 24 घंटे में अगर इसको बांट दिया जाए और एक एक खाना यानी 12 खानों में बांट दिया जाए, किसमें? 12 खानों में, तो एक खाना कितना? 2 घंटे का होगा। अगर देखा जाए तो स्लॉथ कितना सोता है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, लगभग 17 घंटे। इस वाले 16 के बाद 17 इसी में आएगा, तो लगभग 17 घंटे यानी 18 घंटे, 17 घंटे लगभग ये क्या करता है? सोता है। तो इस तरह का जो है कि आप यहाँ पे
घड़ी में इसको अगर दिखाना हो सोने वाला समय, तो अगर पूछेंगे कि जागता कितना है तो 2, 2, 4, 2, 6 कितना 6 घंटे, 6 या लगभग 7 घंटे क्या करता है, केवल जगता है और बाकी समय तक क्या करता है, सोता है। उसी प्रकार अगर छिपकली की बात की जाए तो छिपकली दोस्तों आपको सर्दियों में गायब सी दिखती है। क्या होती है, छिपकली सर्दियों में गायब सी हो जाती है। तो अगर गायब सी हो जाती है यानी वो कई महीनों तक सोने के लिए चली जाती है। क्या करने चली जाती है, सोने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छिपकलियों के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखेगी, तो जाहिर सी बात है अगर पूरे महीने गायब रहती है तो अगर इसको भरा जाए तो ये पूरा क्या भरा हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा, पूरा भरा हुआ। तो सारे खाने आपको कैसे दिखेंगे, सारे खाने भरे हुए दिखेंगे, क्योंकि वो सोने चली जाती है और कई महीनों तक क्या सर्दियों में वो गायब रहती है। ठीक है, ये फैक्ट दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों गाय के जागने और सोने का समय अगर आपसे पूछा जाए तो इस टेबल को देख करके जिस प्रकार यहाँ पे 17 घंटे स्लॉथ का सोने का समय रंगा हुआ था, उसी प्रकार गाय का रंगा हुआ भाग कितना हो जाएगा, तो 2 घंटे ये 2 घंटे ये, टोटल कितने 4 घंटे, कितने 4 घंटे। गाय के सोने का समय कितना है दोस्तों, 4 घंटे। उसी प्रकार अगर एक सांप का बात किया जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, कितने 18 घंटे सोने का टाइम कितना है स्नेक का, यानी एक सर्प का। और ये खाली वाला जो भाग है दोस्तों ये जागने का है, यानी 2, 2, 4, 2, 6, कितना 6 घंटे ये जागता है और 18 घंटे सोता है। अगर 24 घंटे में इसको बांटा जाए तब। अगर एक जिराफ की बात किया जाए दोस्तों तो जिराफ का केवल एक खाना भरा हुआ है। तो जब एक खाना भरा हुआ है यानी ये कितना सोता है, केवल 2 घंटे सोता है, तो इसके लिए क्या होगा 2 घंटे। ठीक है। अगर एक बिल्ली की बात किया जाए दोस्तों तो बिल्ली का रंगा हुआ भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग रंगा हुआ है और एक भाग 2 घंटे का, यानी 6 दूना कितना 12 घंटे। अगर बिल्ली के सोने का समय अगर टेबल में निकाला जाए दोस्तों तो 12 घंटे। इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम में कोई दूसरे जानवर का बना करके दे देगा और बोल देगा कि ये भरा हुआ भाग बताइए कितना घंटे सो रहा है। तो एक अगर 12 भागों में बांट दिया जाए और घड़ी 24 घंटे को अगर दर्शाती हो तो एक खाना 2 घंटे का होगा और जितना रंगा हुआ रहेगा उसी में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आगे चलते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाघ से, और बाघ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो स्लॉथ याद कर लेना, बाघ याद कर लेना और जो पीछे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको याद कर लेना। और मैं कहूँगा तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है और बाकी सब भी। अब चलिए देखते हैं जो कि बाघ से संबंधित जो आपके फैक्ट हैं वो क्या हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है और इस एनसीईआरटी में बाघ से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाघ को यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उससे शिकार के बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, देखिए जो बाघ होते हैं हमसे 6 गुना अंधेरे में तेज देखते हैं। ठीक है, तो अंधेरे में अगर आप उनसे छुपना भी चाहेंगे तो नहीं छुप पाएंगे, क्योंकि बाघ को क्या हमसे 6 गुना तेज दिखेगा। तो हमको लगेगा कि यहाँ पे अंधेरा है मैं छुप जाऊँ, लेकिन बाघ को क्या वो दिख जाएगा। ठीक है, और उसके जो मूछें हैं, देखो बाघ की जो मूछें होती हैं यानी यहाँ जो उसकी मूछें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। वो क्या करती हैं, हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, अगर आप झाड़ियों को हिला रहे हैं कि हवा से हिल रही है झाड़ी, उसको पता चल जाता है शेर को, किससे, उसकी मूँछों से। अब देखो, और मूँछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते जाते हैं, और बाघ की ये भी खासियत होती है कि वो अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता जाता है। फिर आगे देखिए, यह इलाका कई किलोमीटर दूर हो सकता है। इलाका जाहिर सी बात है शेर का इलाका बहुत है। एक बाघ की दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है।
अगर कोई दूसरा बाघ है, अगर उसके इलाके में आया है, अगर वो मूत्र किया हुआ है तो दूसरा बाघ उसको क्या झट से पहचान लेता है, फिर इस इलाके में घूमना है या नहीं वह उस बाघ की मर्जी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे, बाघ जो हमसे कितना गुना तेज देखता है दोस्तों, हमसे जो बाघ है वो 6 गुना तेज हमसे देखेगा। ठीक है, उसके बाद जो बाघ की मूछें होती हैं वो क्या करती हैं, हवा से हुए कंपन और जानवरों द्वारा हिलाए गए झाड़ियों को ये क्या कर लेता है, भाप लेता है। ठीक है, और इससे जो है कि उसको रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। और ये जो बाघ होते हैं अपने इलाके में मल मूत्र करते जाते हैं, जिससे इनका इलाका पता चल जाता है। और दूसरा अगर कोई इलाके का अगर जानवर उसमें आता है तो उसको गंध से ही पता चल जाता है कि किसी दूसरे बाघ का इलाका है। फिर उस बाघ की मर्जी होती है कि उस इलाके में घूमेगा या नहीं घूमेगा। ठीक है, और बाकी जो है कि और फैक्ट इसके अभी बचे हुए हैं तो इसको भी देखते हैं। अब देखिए, फिर बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदलता रहता है। बाघ की जो आवाज़ें होती हैं वो मौके के साथ बदलती रहती हैं। जैसे अगर गुस्से में है तो उसकी अलग आवाज़ है, अगर बाघ गुस्से में होता है तो उसकी अलग आवाज़ होती है, अगर बाघिन को अपने पास बुलाना हो तो उसकी अलग आवाज़ होती है। ठीक है, कभी कराहना और कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। देखिए, जब बाघ एक गुर्राता है तो उसकी आवाज़ जो है दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। और बाघ कभी कराहता है या गुर्राता है तो उसको कितने किलोमीटर तक आप सुन पाएंगे, 3 किलोमीटर। ये फैक्ट है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुए कंपन को या आवाज़ों को क्या कर लेता है, भाप लेता है। अगर कोई जानवर अगर हिलाया है झाड़ी को, या वो झाड़ी हवा से हिली हुई है, वो उसको भी भाप लेता है। इतना चालाक होता है, सोच लीजिए। अगर आप झाड़ी में छुप रहे हैं, सोच रहे हैं कि शेर आपको नहीं देखेगा, लेकिन शेर समझ जाएगा, बाघ जो है कि समझ जाएगा कि वो कोई जानवर हिला रहा है या अपने आप हवा से हिल रही है। इतना चालाक होता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाते हैं। ये जो बाघ के कान है आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिशाओं में अपने कानों को क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों बाघ से संबंधित प्रश्न, और इस बाघ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और देखिए, जो बाघ जो है इतना चालाक होते हुए और इतना सतर्क होते हुए भी आज क्या है, बहुत ही खतरे में। इसके लिए बाघ को संरक्षित करने के लिए भारत में सबसे पहले एक हैली नेशनल पार्क, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट पार्क कहा गया, फिर उसके बाद अब पुनः जो है कि जिम कॉर्बेट का पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, जहाँ पे बाघ को संरक्षित रखा जाता है। अब देखिए, एक जो है कि भरतपुर पश्चिम बिहार, अब जो है कि इसका नाम बदल करके केवलादेव राष्ट्रीय घना राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, और ये जो है कि आपका राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह के जो है कि बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व खोले गए, और इन टाइगर रिजर्वों में टाइगरों को या बाघों को क्या सुरक्षित रखा जाता है। अब इससे ही कुछ और देखेंगे। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गैंडों को उसके सींग, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाथी को मारा जाता है उसके खाल के लिए, नहीं, हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, और गेंडे को सींग के लिए, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को किसके लिए, उनके चमड़ी के लिए मार दिया जाता है, यानी उनके खाल के लिए मार दिया जाता है। और एक हिरन होता है जो तो कस्तूरी हिरन। आपको पता है कि कस्तूरी हिरन के नाभिक से बहुत ही सुंदर खुशबू निकलती है, तो थोड़ी सी खुशबू के लिए उस हिरन को भी मार दिया जाता है। और जानवर को मारने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि जानवर को मारने वाले को क्या कहते हैं, तो जानवर को मारने वालों को शिकारी कहते हैं। ये साफ साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जानवरों को मारने वालों को शिकारी कहेंगे। और बहुत से लोग हाथी को मार देते हैं दांतों के लिए, गैंडों को सींग के लिए, और शेर, मगरमच्छ वगैरह को मारते हैं खालों के लिए। याद रखेगा।
ठीक है। और ये मैं जो है कि फैक्ट आपको बता ही दिया हूँ कि हमारे देश में बाघ को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान में भरतपुर पश्चिम बिहार यानी इस समय केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। अब आगे चलते हैं और जो कि दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 1 का पूरा फैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका। अब जो है कि हम लोग चलेंगे चैप्टर 2 पे। यहाँ पे दोस्तों है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे सपेरों की कहानी। ठीक है, इसमें जो कि चैप्टर 2 में सपेरों की कहानी बताई गई है और सपेरों द्वारा जो नाच किए जाते हैं उसको बारे में बताया गया है और बीन वगैरह के बारे में बताया गया है और उनकी एक नाच की मुद्रा होती है उनके रूप में बताया गया है, यानी उनके बारे में डिस्कस किया गया। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो सांप होते हैं भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा क्योंकि इस तरह के फैक्ट आपको डेली इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अब आगे चलते हैं। जो नाग गुफन होता है ये दोस्तों देखिए क्या है, ये जो नाग गुफन है एक प्रकार की डिज़ाइन है या रंगोली है और कढ़ाई है और दीवारों को सजाने के लिए ये जो है कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नाग गुफन जो डिज़ाइन है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है तो आप क्या बताओगे? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। और देखेंगे इस तरह का जो एक डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं ये सांपों का पूरा एक डिज़ाइन बनाया गया है, एक रंगोली बनाया जाता है जिसे दीवारों पर या कढ़ाइयों पे बना करके इसको नाग गुफन नाम दिया गया। ठीक है, तो नाग गुफन एक प्रकार की डिज़ाइन है, रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। अब देखो ये देखेंगे कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है, ये देख रहे हैं इस तरह का मदारी वाला आपके गांव में भी अगर सांप लेके आया होगा तो इस तरह का कुछ मदारी आपको दिखाया होगा और ये जो है कि सपेरों की एक प्रकार की मुद्रा होती है जिसे कालबेलिया नाच कहते हैं। सपेरों द्वारा ये नाच किया जाता है और इस नाच का नाम है कालबेलिया नाच। और देखिए ये जो सपेरे होते हैं दोस्तों उनके पास बीन होता है, फिर उसके बाद बीन होता है, तुम्बा होता है, खंजरी होती है और ढोल भी होते हैं। तो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि बीन, तुम्बा, खंजरी किससे बनाए जाते हैं तो इसमें ढोल को छोड़ करके, यानी ढोल केवल लौकी से नहीं बनता है, बाकी सब तीनों बाजे जो होते हैं सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो ढोल है वो भी सूखी लौकी से बनाया जाता है तो आप क्या करेंगे? उस प्रश्न को गलत करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से। और यहाँ पे साफ देख रहे हैं लिखा है कालबेलिया सपेरों की एक क्रिया या नाच है। यहाँ पे आप कालबेलिया नाच की मुद्रा यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एक सपेरों द्वारा किया जाता है। अब देखिए अगला चैप्टर है आपका चखने से पचने तक। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे ही चैप्टर हैं जिनमें बहुत सारे प्रश्न बने हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिस चैप्टर होगा जिसमें कुछ भी प्रश्न नहीं बने। जैसे अभी आप देखिए सपेरों की जो कहानी थी उसमें से 2 ही 3 प्रश्न केवल बनते हैं। और देखिए इसमें जो है एक लग रहा है छूट गया है, उसको देख लेते हैं, अगर आ गया स्लाइड में होगा तो उसको देखेंगे। अभी इसमें दोस्तों एक छूट गया है जो कि इसमें सांपों के बारे में बात किया गया है कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नाग, अफाई, दुबोइया एवं करैत। ठीक है, तो देखिए भारत में जो जहरीले सांप है दोस्तों केवल 4 प्रकार के ही भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक का नाम है नाग, एक अफैया, एक दुबोइया और एक करैत। ठीक है, 4 प्रकार के ही केवल हमारे भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। और इस सांप जब काटता है तो सांप को कटे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए एक सीरम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सीरम। और वो सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सर्प के जहर से ही एक सीरम बनाया जाता है जो सांप काटने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।
तो इस बुक में दोस्तों ये भी सलाह दी गई है कि अगर आपको सर्प वगैरह काटते हैं तो चिकित्सालयों में आप लेके जाएं, झाड़ फूँक के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि इस तरह जो कि बहुत लोगों की झाड़ फूँक के चक्कर में मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार NCERT बुक में साफ साफ सुझाव दिया गया है, अगर किसी व्यक्ति को जहरीले सांप काटते हैं तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे लेके जाना चाहिए या उधर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है दोस्तों। जब जहरीला सांप काट देता है तो आपके पास 2 या 3 घंटे का ही समय रहता है। अब आगे देखेंगे, अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा दोस्तों वो चखने से पचने तक, ठीक है, चखने से पचने तक का इसमें कुछ दिया गया। अब इसमें जो कि देखेंगे कि जब अभी क्रिकेट खेलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर क्रिकेट चलता है तो आप लोग देखते होंगे क्रिकेट में लोग एक बोतल में कुछ लेकर के पीते हैं जो कि एनर्जी ड्रिंक होता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो ग्लूकोज अगर आपकी तो थोड़ी मोड़ी तबीयत ख़राब है तो बिना कुछ खाए पिए भी अगर आप ग्लूकोज पी लेते हैं तो आपके शरीर में क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। और ग्लूकोज एक प्रकार का ऊर्जा देने वाला ही पदार्थ होता है। तो ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए जल्दी ताकत मिल जाती है। मान लीजिए अगर हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हमको दस्त आने लगा और इस तरह के जो कुछ परेशानियां होने लगी, तो क्या जा कर के अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सीधे आपको ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाता है और तुरंत ही आपके शरीर में क्या हो जाती है, खोई हुई ऊर्जा वापस आ जाती है। तो ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर में क्या ताकत मिल सकती है। जब आपको हल्की उल्टी या दस्त हो तो नमक पानी का क्या लेना चाहिए, घोल लेना चाहिए। आप लोग घरेलू उपयोग में देखते भी होंगे, अगर आपकी तबीयत थोड़ी मोड़ी ख़राब होती है, उल्टी वगैरह आती है तो मम्मी पापा आपके क्या नमक और पानी का घोल दे करके कहते हैं पी लो, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो चखने से पचने तक का, इसमें एक कहानी दी गई है। एक मार्टिन नाम का एक होता है, उसका एक पेट की कहानी दी गई है कि उसको गोली लग जाती है, ठीक है, और गोली लगती है और उसको पेट का सैनिक रहता है, ये सच्ची कहानी है। और इसके पेट में गोली लग जाती है और गोली लगने से उसका पेट जो है कि फट जाता है और पेट का जो घाव होता है दोस्तों भरता नहीं है। तो एक डॉक्टर उस पर क्या करता है, उस पर शोध करता है और उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग जो है कि वस्तुएं रख करके उसके पेट में ताक झाँक करता है और उससे जो है कि एक निष्कर्ष निकालता है और उसमें यह बताता है कि पेट में जो तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 30 डिग्री सेल्सियस पेट का तापमान होता है। और उसी में एक काला हांडी ज़िला के बारे में बात की गई है। और एक काला हांडी ज़िला दोस्तों कहाँ है, उड़ीसा में है, जहाँ चावल ज़्यादा होता है। चावल ज़्यादा उत्पन्न होने के बावजूद भी वहाँ के क्या कुछ लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। उसके बारे में उस वीडियो में एक कहानी भी बताया गया है। तो उस कहानी से ज़्यादा कुछ आता नहीं है प्रश्न, बस ये समझिए कि काला हांडी जो ज़िला है वो उड़ीसा में है और यहाँ पे चावल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे और अगला फैक्ट देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए जो डॉक्टर था दोस्तों, वो डॉक्टर क्या किया कि उस व्यक्ति के यानी जो सैनिक था उसके पेट में, जाहिर सी बात है पेट में जो होता है, जो अमाशय जो हमारा होता है, अमाशय में बहुत से अम्ल पाए जाते हैं। जो HCl पाया जाता है, जो मेन HCl है वो पाया जाता है और इसमें पाचक रस पाए जाते हैं, पेट में पाचक रस पाए जाते हैं। तो ये जो डॉक्टर था उन्होंने क्या किया, गिलास में एक पाचक रस बनाया, ठीक है, और एक पेट का पाचक रस लिया और उनमें अलग अलग वस्तुओं को डाल करके देखा और उसने देखा कि पेट में जल्दी पच रहा है कि गिलास के पाचक रस में पच रहा है। तो उन्होंने जब कच्चा दूध क्या किया, पेट में उसके रखा तो 2 घंटे 15 मिनट में पच गया, लेकिन वही गिलास के पाचक रसों में 4 घंटे का समय लगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर उबला दूध को उसने रखा तो वो 2 घंटे में ही पच गया और वहाँ भी 4 घंटे 15 मिनट लगे। पूरी तरह उबला हुआ अंडा उसके पेट में रखा व्यक्ति के तो 3 घंटे 30 मिनट और 8 घंटे उसमें गिलास के पाचक रसों में लगे। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे में और उधर 6.5 घंटे में। इसी प्रकार बाकी सब आप देख लेंगे। अंडा जो है कि फेटा हुआ उसने रखा तो 2 घंटा समय लगा और पेट में 4 घंटा 15 मिनट लगा। कच्चा अंडा रखा तो 1 घंटे 30 मिनट और उधर जो है कि 4 घंटे। यानी दोस्तों हमारे पेट में जो है पचाने की शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और भी ऐसे पदार्थ जो है कि पेट में पाए जाते हैं जो पचाने का कार्य करते हैं।
अगर भोजन के पचाने की क्रिया को पढ़ा जाए तो मुख से लेकर के सीधे ग्रासिका से होते हुए अमाशय में, फिर अमाशय से दोस्तों छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, फिर उसके बाद पच करके हमारा भोजन सीधे गुदा में जाता है और उसके बाद हम लोग इसको टाइम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है कि पाचन की क्रिया हमारे शरीर में होती है और इस तरह के जो कि पेट की एक कहानी थी। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला और आज का ये चौथा जो है कि लास्ट आपका रहेगा चैप्टर, कल से जो कि 5वां वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है।